हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता ज्ञान गुमती क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी BIOLOGY, इसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायो, एक है लॉजी। यहाँ बायो BIOS, इसका अर्थ होता है लाइफ, जीवन जिसे कहते हैं। और यहाँ पर लॉगी LOGOS, इसका मतलब होता है टू स्टडी, का अध्ययन। अर्थात जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। इसके परिभाषा को अगर हम थोड़ा परिमार्जित करके कहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों के जीवन का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं के उद्गम, विकास, कोशिका संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। उसी को बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को हम दो शाखाओं में बांटकर पढ़ेंगे। जीव विज्ञान को हम दो शाखाओं में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। बॉटनी BOTANY। और दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम जूलॉजी कहते हैं। देखिए, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, बॉटनी क्या होता है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पेड़ पौधों, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ वनस्पति शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले ग्रीक भाषा के शब्द बास्किन से हुआ है। बास्किन से हुआ है। बास्किन का अर्थ होता है चरना। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले ग्रीक भाषा के शब्द बास्किन से हुआ है और बास्किन का अर्थ होता है चरना। देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस जी को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि थियोफ्रेस्टस जी ने, इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लेटेरम। इनके पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लेटेरम। तो थियोफ्रेस्टस जी ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेटेरम में लगभग 500 से अधिक वनस्पतियों का अध्ययन किया था, जिसके कारण इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान के बारे में हम कुछ जानें तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वह अरस्तु जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अरस्तु जी को जंतु विज्ञान का जनक? इन्होंने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास में, इनके पुस्तक का नाम था जंतु इतिहास। इन्होंने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास में 500 से अधिक जीव जंतुओं का अध्ययन किया था, जीव जंतुओं के बारे में बताया था, जिसके कारण इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ देखिए, बायोलॉजी का भी जनक अरस्तु जी को कहा जाता है।
बायोलॉजी का जनक अरस्तु जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जूलॉजी का भी जनक अरस्तु जी को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने जंतु इतिहास पुस्तक में 500 से अधिक जीव जंतुओं के बारे में बताया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है। और यहाँ पर जीव विज्ञान का भी जनक अरस्तु जी को कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। तो ये था आज बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर होगा सेल, कोशिका। कोशिका चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी में वो सब सेल से संबंधित है। तो सेल को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत सेल, हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका। कोशिका देखिए, कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, इसे समझाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एकदम सिंपली क्वेश्चन है, एकदम समझ लिए, व्यवहारिक है। अगर मैं कहूँ कि घर किससे मिलकर बना होता है, घर किससे मिलकर बना होता है, तो आप लोग कहेंगे कि जो घर है यह कमरों से मिलकर बना होता है, कमरों से मिलकर बना होता है। अगर मैं पूछूं कि कमरा किससे मिलकर बना होता है, तो आप लोग कहेंगे कमरा जो है यह दीवारों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, दीवारों से मिलकर बना होता है। अगर मैं पूछूं कि दीवार किससे मिलकर बना होता है, तो आप लोग कहेंगे दीवार ईंटों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से। तो इसका मतलब है कि घर के निर्माण में जो मूलभूत योगदान है वह किसका है, ईंट का है। इसी तरह से यदि मैं पूछूं कि शरीर किससे बना होता है, तो आप कहेंगे कि शरीर अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। अंग तंत्र क्या होते हैं, जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, चेहरा है, आंख, नाक, कान, पैर, ये सब अंग तंत्र है। तो इन्हीं से मिलकर हमारा शरीर बनता है। अब मैं पूछूं कि अंग तंत्र किससे मिलकर बने होते हैं, तो आप लोग कहेंगे अंग तंत्र ऊतकों से मिलकर बना होता है। अंग तंत्र ऊतकों से मिलकर बना होता है। और मैं पूछूं कि ऊतक किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे ऊतक कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर को बनाने में जो मूलभूत योगदान है वह कोशिका का है। जिस तरह से घर को बनाने में मूलभूत योगदान ईंट का था, उसी तरह से शरीर को बनाने में मूलभूत योगदान जो है वह कोशिका का है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की या शरीर की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। देखिए, जब ईंट आपस में मिले तो दीवार का निर्माण हुआ, जब दीवार आपस में मिले तो कमरे का निर्माण हुआ, और जब कमरे आपस में मिले तो एक घर का निर्माण हुआ। उसी तरह से जब कोशिका, एक से अधिक कोशिका आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो ऊतक का निर्माण करेंगे, और जब ऊतक आपस में मिलेंगे तो अंग तंत्रों का निर्माण होगा, और जब अंग तंत्र आपस में मिलेंगे तो बॉडी का निर्माण होगा, यानी शरीर का निर्माण होगा। तो सेल, यहाँ पर हम सेल के बारे में एक दो पॉइंट जान लेते हैं। सेल शब्द की उत्पत्ति, सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द सेलुला, सेलुला से हुआ है, सेलुला से हुआ है। सेलुला का अर्थ होता है एक कोष्ठ, एक कोष्ठ। सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुआ है। सेलुला का अर्थ होता है एक कोष्ठ, कोष्ठ का मतलब होता है छोटा कमरा, तो सेलुला का अर्थ हो जाएगा एक छोटा कमरा। सेल, सेल का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, सेल का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो सेल का अध्ययन हम वर्तमान में भी साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, साइटोलॉजी।
साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन हम वर्तमान में भी साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सेल की खोज सबसे पहले की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में सेल की खोज की थी। इन्होंने जिस सेल की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी, वह सेल नॉन लिविंग था। नॉन लिविंग था अर्थात निर्जीव था। तो सजीव सेल की खोज किसने की थी? सजीव सेल की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। सजीव सेल की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछ चुका है, आगे पूछने की भी संभावना है, तो इसे भूलना मत, ध्यान रखना। अगर पूछेगा कि सेल की खोज किसने की तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक। अगर निर्जीव शब्द लगा दिया कि निर्जीव सेल की खोज किसने की तो आप कहेंगे कि रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर सजीव लगा दिया कि सजीव सेल की खोज किसने की तो आप कहेंगे ल्यूवेनहॉक। देखिए तो मैं कोशिका सिद्धांत के बारे में बता रही थी कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड शॉन ने बताया कि जो जीवधारी एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें एक कोशिकी कहते हैं, जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकी कहते हैं। लेकिन कोशिका सिद्धांत में एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वह अपवाद है विषाणु। विषाणु क्या है? यहाँ पर अपवाद है। विषाणु अपवाद क्यों है? क्योंकि विषाणु जो है वह कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है। वह अगर सजीव के अंदर रहता है तो वह सजीव हो जाता है विषाणु, यदि सजीव से बाहर होता है तो वह निर्जीव का रूप धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विषाणु है वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसलिए स्लाइडन एंड शॉन ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उसमें यह विषाणु अपवाद है। इसे आपको याद रखना है क्योंकि अपवाद, जितने भी सब्जेक्ट में अपवाद चीजें होती हैं वह एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो हम एग्जाम की दृष्टि से 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, और वह क्वेश्चन हमारा है, जैसे हम कह दें कोशिका सिद्धांत में हमने अपवाद देखा। अपवाद क्या था? विषाणु था। तो आइए हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं 3-4 वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा था कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग की होती है, इसे हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं कि किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है तो आप शुतुरमुर्ग के अंडे को याद रखेंगे। सबसे बड़ी कोशिका हम देखें तो हम सबसे छोटी कोशिका देख लें कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका PPLO होती है। PPLO का पूरा नाम है लूरो निमोनियम लाइक ऑर्गेनिस।
फ्लोरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इस पीपीएलओ का दूसरा नाम है। क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछ लिया था कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो यहाँ पर पीपीएलओ ऑप्शन में न देकर गैलीसेप्टिकम दे दिया था। तो आपको इस नाम को भी याद रखना है, गैलीसेप्टिकम को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तो मानव की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल होती है। स्पर्म सेल होती है। इसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म सेल। तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है नर्वस सेल। नर्वस सेल इसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका सेल। तो तंत्रिका सेल क्या होता है? तंत्रिका सेल मानव शरीर में सूचनाओं का गमन करता है, अर्थात सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है नर्वस सेल। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सेल को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यह अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।